मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। कल हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी ये 3 तरह का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन तो खुद से नहीं बना पाता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ही आपको 3 तरीके का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। पहला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है तो हम आपको बता देते हैं। इस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये मरा हुआ या सड़ा गला भोजन करता है, समझ गए। मतलब इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain its food from the dead and decaying plant and animal matter। मतलब कि मरा हुआ सड़ा हुआ प्लांट और एनिमल के बॉडी को खाने वाला न्यूट्रिशन ही क्या कहलाता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। तो हम नहीं कह सकते हैं कि सैप्रोफाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मरे और सड़े को खाते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर है बात। देखिए, इस सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में सैप्रोफाइट्स कैसे अपना भोजन करते हैं। तो कोई भी प्लांट या एनिमल मर गया, सड़ रहा है मान लीजिए, तो जो प्लांट और एनिमल का जो बॉडी था वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। ये जो सैप्रोफाइट्स हैं, ये सैप्रोफाइट्स ना उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको सिंपलर मटेरियल में बदल देंगे। और जब उस सिंपलर मटेरियल में उसको बदल देंगे तब वो फूड को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसी से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है बात है। मतलब कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को या कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तो ब्रेक डाउन करके सिंपलर प्रोडक्ट में उसको तोड़ देते हैं, उसके बाद वो उस सिंपलर प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे कि वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। सैप्रोफाइट्स में कौन कौन सा आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, तो बैक्टीरिया आ जाएगा, फंगी आ जाएगा, सब के सब क्या है भाई, सैप्रोफाइट्स हैं। अब मशरूम देखें, मशरूम वो भी सैप्रोफाइट्स हैं। देखे होंगे ना कि उस उग जाता है कहीं भी गोबर के जगह पे या कहीं भी लकड़ी उकड़ी सड़ उड़ रहा है तो देखे हो ना बाबू, छतवा वाला नहीं देखा है का। हाँ, तो वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। सबके बारे में आपके स्क्रीन पे आपको सबका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, है ना। नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट भोजन प्राप्त करता है, समझ गए। मतलब कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करता है लेकिन बिना मारे। हम लोग के सर में कभी कभी देखिएगा ना ढील हो जाता है, वो ढील क्या है, पैरासाइट है। वो पैरासाइट हम ही लोग का खून चूस करके जिंदा रहता है। तो वो जब खून चूसता है तो हम लोग मर थोड़ी जाते हैं, लेकिन वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है ना। वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म भोजन प्राप्त करता है उसको हम कहते हैं पैरासाइट, और जिससे वो भोजन प्राप्त करता है वो होता है होस्ट, समझ गए। मतलब ढील, मेरा खून चूस रहा है तो ढील हो गया पैरासाइट और हम हो गए होस्ट। जानते हैं पैरासाइट जो होता है अपने होस्ट से भोजन प्राप्त तो करता है लेकिन बदले में उसको कोई बेनिफिट नहीं देता है। इसके अलावा समझ लीजिए एक तरह से उसका नुकसान कर देता है। मतलब कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है ये समझ लीजिए नमक हराम है। मतलब वो जो पैरासाइट है वो नमक हराम है ना, है बताइए। वो होस्ट का खा भी रहा है, बदले में कुछ उसको दे भी नहीं रहा है
और उसके अलावा नुकसान भी कर दे रहा है। तो पैरासाइट का मतलब कुछ हो जाएगा नमक हराम। समझ गया ना बात? समझ गए पैरासिटिक न्यूट्रिशन कि जिस न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, अब बदले में रिटर्न में उसको कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं देता है और नुकसान कर देता है, इस तरह का न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट कौन सी हो जाएगा? तो आप नाम सुने होंगे कस्कुट्टा, अमरबेल का। ये प्लांट है, दूसरे के प्लांट के स्टेमो में घुस करके उससे खाना लेने लगता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा तो आपको और क्या देखने को मिलेगा, हमारे आंत में, इंटेस्टाइन में आपको राउंड वर्म्स नाम के वर्म्स मिलेंगे। कौन से? राउंड वर्म्स। वो भी एक तरह से क्या है? पैरासाइट है। इसके बाद टीक, लाइस माने वही ढील वगैरह, ये सब के सब क्या है? पैरासाइट। प्लाज्मोडियम भी एक पैरासाइट है। इस प्लाज्मोडियम से मलेरिया नामक बीमारी हमको हो जाती है। समझ गए? देख रहे हैं पैरासाइट कबो अच्छा नहीं करता है किसी के लिए, नुकसान कर देता है। तो पैरासाइट उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत सारे एनिमल्स में और ह्यूमंस में होता है। हम लोग कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं पता है? तुम कौन वाला करते हैं? सेप्रोफाइटिक करते हो? सड़ा गला खाते हो? नहीं। दूसरा का खून चूस जाते हो? नहीं। होलोजोइक करते हो? होलोजोइक न्यूट्रिशन इंसान करता है, 90% एनिमल्स करते हैं। इसमें क्या होता है? आप फूड को सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में अपने शरीर के अंदर लेते हैं इंजेशन प्रोसेस के द्वारा। फिर उस प्रोसेस का डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद आप उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर कर देते हैं। इसी तरीके का न्यूट्रिशन होता है हम लोग में। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन यही कहता है कि खाना शरीर के अंदर लिए, उसको डाइजेस्ट किए, उससे एनर्जी प्राप्त किए, वेस्ट मटेरियल बाहर कर दिए। दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ गया बात? क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, माने प्लांट में पोषण कैसे होता है। समझ गए? समझ पाए बात? हम जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कह रहे हैं, तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है ना, ठीक है, तो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है? किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से बनाता है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि देखिए ध्यान से समझिए कि प्लांट्स मतलब ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड, मतलब बनाना, मतलब कि लाइट की मदद से बनाना, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ठीक है। इस फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं तो इस फोटोसिंथेसिस में उनको कैसा 4 रॉ मटेरियल चाहिए, है ना जी। खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए ना। वो 4 रॉ मटेरियल कौन कौन से होंगे? एक होगा सनलाइट, दूसरा होगा क्लोरोफिल, तीसरा होगा वाटर और चौथा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये 4 मटेरियल अगर किसी प्लांट को मिल गया, मतलब ग्रीन प्लांट को, तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। खत्म हो गया बात? समझ गए? तो आखिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो होता है लीफ में। कहाँ होता है बाबू? लीफ में, ठीक है। और लीफ के अंदर में ही कहाँ पूछेगा? कौन से सेल ऑर्गेनल में? तो लीफ के अंदर भी होगा आपको क्लोरोप्लास्ट में। मतलब क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो देखिए रॉ मटेरियल में पहला हम क्या बताए थे आपको? सनलाइट। सनलाइट कहां से मिल जाता है हमको? सन से मिल जाता है। दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। इसी क्लोरोफिल के चलते लीव्स का रंग हरा होता है। क्लियर है बात? क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलेगा आपको?
लीफ में, मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि लीफ इज द किचन ऑफ प्लांट, है ना। और उसके अंदर भी पूछेगा कि उसमें कहां, तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। देखिए फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ये है सन, क्या है बाबू, सन, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोसेस ये है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, सनलाइट, सनलाइट कहां से मिल जाएगा, सन से। दूसरा है क्लोरोफिल, तो हम बता दिए हैं कि क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, लिप्स में, इसीलिए लिप्स का कलर क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। अब बात आती है CO2 की, तो CO2 कहां से ले लेता है, CO2 ले लेता है अपने एटमॉस्फेयर से, ठीक है। वाटर कहां से लेता है, तो वाटर ले लेता है रूट से, समझ गए। वाटर का फॉर्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, ले लिया, ठीक है। अभी जो CO2 आया है अंदर, ठीक है, तो आखिर CO2 को आने का कोई रास्ता होगा कि नहीं होगा, तो जो गैस का एक्सचेंज होता है तो लिप्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छोटे छोटे छेद को हम बोलते हैं स्टोमाटा। ये स्टोमाटा खुलता है और बंद होता है, तो इस स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल करते हैं, ठीक है। ये गार्ड सेल खुलता और बंद कैसे होता है, जानते हैं, जब ना गार्ड सेल में ना पानी भरता है ना, तो गार्ड सेल अब फूल जाता है ना, तो जगह बना देता है। और जब स्टोमाटा को नहीं चाहिए, मीन्स पत्तों को नहीं चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या करते हैं ना कि उसमें का पनिया निकाल के एकदम सट जाता है, सीधा हो जाता है। अब जगह नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड अब आ नहीं पाएगा, मतलब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो स्टोमाटा खुलेगा, नहीं चाहिए स्टोमाटा बंद रहेगा। और ये सब खेल होता है वाटर पे, क्योंकि वाटर जब घुसता है गार्ड सेल में, गार्ड सेल फूल जाता है, जिसके चलते ओपनिंग खुल जाता है, और जब वही वाटर उसमें से बाहर निकल जाता है तो पचक जाता है और ओपनिंग बंद हो जाता है, फिर कोई गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखिए ये सब मिल गया ना आपको, क्लोरोफिल इसके अंदर है, सनलाइट आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लिया स्टोमाटा के द्वारा, और पानी ले लिया रूट से, समझ गया ना बात, तो दिक्कत। अब क्या होगा, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि क्लोरोफिल का क्या काम है, तो क्लोरोफिल का काम है टू ट्रैप द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, पकड़ के रखना। और जैसी सोलर एनर्जी ले लिया, अभी सोलर एनर्जी को बदल देगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। अभी केमिकल एनर्जी क्या करेगा ना, इस वाटर को ना दो पार्ट में तोड़ देगा, कौन कौन से में, तो एक हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। और जानते हैं जब ऑक्सीजन बनता है ना, इसी समय स्टोमाटा से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आ जाता है बाबू, बाहर चला जाता है, ठीक। हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं तो जिंदा हैं, क्या समझ गया, इसलिए प्लांट्स हम लोग का दोस्त है ना। बन गया, अब बचा ये हाइड्रोजन। अब जो अगला प्रोसेस होगा, ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से दोस्ती कर लेगा, मतलब मिल जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत, अब जब मिल गया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, समझ गए बात। मतलब कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन सा प्रोडक्ट बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। लेकिन जितना प्लांट भोजन बनाता है उसका मात्र शायद 10% नहीं खा पाता है, तो बाकी का फूड का क्या करेगा, वो बाकी के फूड को वो स्टोर करके रखेगा। और स्टोर करके किस रूप में रखता है प्लांट, स्टार्च के रूप में, समझ गए। और स्टोर करके किस रूप में रखता है, स्टार्च के रूप में रखता है, क्लियर है बात। अब जो है इसमें से दो सवाल आपका बनता है। एक सवाल ही बनता है कि वाटर का क्या होता है, वाटर से जो ऑक्सीजन बनता है तो वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन, इस रिडक्शन प्रोसेस से ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है, समझ गए। तो तीन प्रोसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर सनलाइट बदलेगा केमिकल एनर्जी में, मतलब सोलर एनर्जी किसमें बदलेगा, केमिकल एनर्जी में। और ये जो केमिकल एनर्जी है फिर वाटर को क्या कर देगा, तोड़ देगा दो भाग में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन चला जाएगा बाहर और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा और ग्लूकोज का निर्माण करेगा, ठीक है। बाद में ही ग्लूकोज प्लांट में स्टोर हो जाते हैं, उसके लिप्स में स्टोर हो जाते हैं। तो किस रूप में स्टोर होते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर होते हैं।
ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या है बाबू, नींद आ रहा था जी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। क्या होता है ये दोनों? आपको लगता है जो हम तीन को प्रोसेस बताए कि सनलाइट आया, एब्जॉर्ब हुआ, ये सब हो गया और फोटोसिंथेसिस हो गया। हालांकि दो तरह का रिएक्शन होता है, डार्क लाइट रिएक्शन और कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। समझ गए? देखिए सबसे पहला प्रोसेस होता है लाइट रिएक्शन का। देखिए जो लाइट रिएक्शन होता है ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, मतलब इसको सनलाइट का जरूरत पड़ेगा, सनलाइट का जरूरत पड़ता है। समझ रहे हैं? लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, सबसे पहली बात समझ गए। लाइट रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल का मतलब क्या होता है बताइए? कि फोटो माने होता है लाइट। जब लाइट एनर्जी आई थी तो क्या वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी? तो हम फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते इसको। और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो लाइट रिएक्शन होता है ना, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग में होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो लाइट रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में, ग्रेना। समझ गए? अब देखिएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना तो इसे प्लेट जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। एक सिंगल प्लेट को हम कहते हैं थाइलेकोइड। अब बहुत सा प्लेट, एक प्लेट दूसरे के ऊपर इसे रखते जाइएगा तो बंडल टाइप का बन जाएगा, उसी को हम बोलते हैं ग्रेना। और ग्रेना में ही बेसिकली क्लोरोफिल मौजूद होता है। समझ गए? तो देख लीजिए, थोड़ा सा डीप समझ रहे हैं ना, हो सकता है पूछ दे सवाल कि क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में आपको क्लोरोफिल मिलेगा, तो ग्रेना वाले भाग में। लाइट रिएक्शन किस वाले भाग में होगा, ग्रेना वाले भाग में होगा। समझ गए? तो ग्रेना वाले भाग में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? और इसी लाइट रिएक्शन में वाटर टूट जाता है और ऑक्सीजन बनता है। एक और सवाल, ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में या डार्क रिएक्शन में? आंसर होगा लाइट रिएक्शन में। समझ गए? मतलब कि सन का एनर्जी का जरूरत था, सन का एनर्जी मिल गया, सन का एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल गया और ये केमिकल एनर्जी वाटर को तोड़ दिया और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता शुरू में लाइट रिएक्शन में। समझ गए? जो एंड प्रोडक्ट होता है इसमें, जो प्रोडक्ट बनता है इस लाइट रिएक्शन में, वो होता है एटीपी और होता है NADPH। हालांकि इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं बस, एटीपी याद रखिएगा और NADPH का निर्माण होता है। समझ गए? यही था लाइट रिएक्शन। आपको सब चीज आपको लिखा हुआ यहां पे मिल जाएगा। समझ गया? तो एक बार चाहे तो हम इसको बता दें। तो देखिए जो लाइट रिएक्शन होता है ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें आपको लाइट का जरूरत पड़ता है और ये लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। समझ? और ये केमिकल एनर्जी वाटर को तोड़ देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन चला जाता है बाहर। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है लाइट रिएक्शन के दौरान ही। समझ गए ना बात? और इस लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 यही आपका एंड प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? इसके बाद बाबू शुरू होता है डार्क रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन में सनलाइट का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आज आप लोग समझ गए ना एक बात, कि पूरा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हर समय सनलाइट का जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है बात? समझ गए? तो डार्क रिएक्शन सनलाइट के एब्सेंस में होगा। ये एक बायोकेमिकल फेज है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन इसमें होता है। बायोकेमिकल का मतलब होता है ना कि दो गो प्रोडक्ट मिल करके एगो नया केमिकल रिएक्शन होगा, दो गो मॉलिक्यूल में एगो नया रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो इसी में आपका जो हाइड्रोजन था और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन हो रहा था और जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था बाबू, ये डार्क रिएक्शन के दौरान ही होता है। इसीलिए आप देखिए दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं और एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बायोकेमिकल स्टेज कहते हैं। ठीक है? इसके बाद ये जो डार्क रिएक्शन होता है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। किस भाग में होता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जानते हैं क्या होता है? थाइलेकाइड के अगल बगल का जो जगह होता है ना, उसमें लिक्विड भरा रहता है। समझ गए?
वही लिक्विड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया ग्रेना, और बहुत सारे ग्रेना होंगे, तो उनके बीच का जो खाली जगह होगा, उन खाली जगह में भरा रहता है फ्लूइड, मतलब लिक्विड, वही लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और डार्क रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ही होता है। इसके बाद जो आपका लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बना था, ये जो है किसका फॉर्मेशन कर देंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देंगे। मतलब इन्हीं से फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ग्लूकोज का। इसका मतलब है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन के दौरान होता है। तो डार्क रिएक्शन में ही CO2 का यूटिलाइजेशन हो जाता है और ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो डार्क रिएक्शन को आप कैसे समझिएगा, तो डार्क रिएक्शन जो है वो सन के एब्सेंस में होता है, मतलब सनलाइट के एब्सेंस में हो जाएगा। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल स्टेज है। ठीक है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है ना। इसमें CO2 का यूटिलाइजेशन होता है और एंड में आपका ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो पहले वाले लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बना था, इन्हीं से फॉर्मेशन हो जाता है ग्लूकोज का। मतलब ग्लूकोज बन गया डार्क रिएक्शन में। समझ गए यहां तक? पूरा यही है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा था, इसका जो रिएक्शन है ना, बहुत लोग भूल जाता है। आप लोग ना भूलिए, हम एक बार बता देते हैं। देखिए क्या था, वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड था कि नहीं था? था। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल भी मौजूद रहता है क्या? रहता है। क्या बन जाएगा? तो ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है ना, प्लस ऑक्सीजन बनता है। अब अगर इसको बैलेंस आपको करना है ना, तो 6 यहां लगा दीजिएगा, 6 यहां लगा दीजिएगा और 6 यहां लगा दीजिएगा। यही है आपका फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन। याद हो गया कि नहीं जी? तो हमको उम्मीद है कि फोटोसिंथेसिस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग से कोई पूछेगा द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या बताइएगा? क्लोरोप्लास्ट। ये बताइए किस फोटोसिंथेसिस कितने स्टेज में होता है? 2 स्टेज में। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में? ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन किस भाग में? स्ट्रोमा में। क्लोरोफिल की मात्रा कहां रहती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर? किस भाग में? ग्रेना में। ठीक है, स्ट्रोमा एक तरह का क्या है? फ्लूइड है, लिक्विड है जो। ठीक है, अच्छा इससे अगर एक और सवाल पूछ दे इस तरह से कि ग्रेना का जो यूनिट है, माने ग्रेना का जो यूनिट है, माने छोटा वाला पार्ट है, उसको क्या कहेंगे? थाइलेक्वाइड, क्योंकि बहुत से थाइलेक्वाइड मिलके, समझ गए? ये समझिए आपका प्लेट है, एक तो प्लेट तो थाइलेक्वाइड है, कहीं को प्लेट रख दीजिएगा तो बन जाना है पूरा, यही हो जाएगा आपका ग्रेना। समझ गए? बताइए एटीपी और NADPH का निर्माण किस में होता है? लाइट रिएक्शन में। इस NADPH और ATP से क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किस वाले रिएक्शन में बनता है? डार्क रिएक्शन में बनता है। समझ गए बात? और 2-3 चीज थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, या फिर ऐसे भी प्लांट को जब वाटर चाहिए होता है तो वो सॉइल से लेता है ना, अपने रूट के द्वारा। रूट से पूरे प्लांट तक पानी पहुंचाने का काम एक टिश्यू करता है जिसका नाम है जाइलम टिश्यू। ठीक, और जब फोटोसिंथेसिस के बाद भोजन बन जाता है तो इस पूरे भोजन को लीफ से प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है एक और टिश्यू जिसका नाम है फ्लोएम टिश्यू। ठीक, और एक बात बता दें कि जाइलम टिश्यू 1 डायरेक्शनल होता है। जाइलम सिर्फ जड़ से ही पानी ले जाता है और पूरे प्लांट को पहुंचाता है, लेकिन फ्लोएम टिश्यू बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम टिश्यू पत्तियों से भोजन लेकर के प्लांट के ऊपर वाले डायरेक्शन में भी चल सकता है और नीचे वाले डायरेक्शन में भी चल सकता है। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि फोटोसिंथेसिस में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।